जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद हो, इसलिए महापौर रोज पैदल चल हर रोज जोन का दौरा कर रही हैं। महापौर सौम्या गुर्जर ने विद्याधर नगर जोन का दौरा किया और इस दौरान महापौर ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्थाओं के तहत 21 वार्डों के लिए 46 हुपर्स को हरी झंडी भी दिखाई है। सौम्या गुर्जर ने बताया है कि 1200 किलो की क्षमता वाले 46 हुपर्स विद्याधर नगर जोन में 21 वार्ड में घर घर जाकर कचरा संग्रहण करेंगे, जिससे सफाई व्यवस्था मजबूत हो पाएगी। इस दौरान महापौर ने विद्याधर नगर जोन की सफाई व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण भी किया और लगभग 4 घंटे से भी अधिक समय तक लगभग 50 किलोमीटर की एरिया में महापौर ने निरीक्षण किया। महापौर ने निरीक्षण के दौरान सड़क पर तड़पती बीमार गाय देखी, जिसके बाद तत्काल उपायुक्त पशु प्रबंधन को निर्देश दिए कि बीमार गायों के लिए एम्बुलेंस बुलाई जाए और गायों का उपचार कराने की व्यवस्था की जाए। राजधानी जयपुर के दुर्गापुरा स्थित होटल द फंड में संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी, भाजपा मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक प्रमोद वशिष्ठ ने संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने सीपी जोशी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। वहीं रस्तोगी और प्रमोद वशिष्ठ को भी वकीलों की ओर से प्रतीक चिन्ह और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि आजादी से लेकर आज तक हर क्षेत्र में वकीलों की अहम भूमिका रही है। गरीबों को न्याय दिलाने से सबसे बड़ा रोल वकील का ही होता है। और अधिवक्ता तो वो हैं जो आजादी के समय से जिन्होंने इस देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी आजादी से लेकर अभी भी सरकार में अधिवक्ताओं की भूमिका कम नहीं हुई है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज भी कोई कानून बना है, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब धारा 370 हटी थी और भी ऐसे महत्वपूर्ण कानून आए थे, तब कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ मेरा जो सांसद के नाते उनके साथ मिलना जुलना बातचीत, तो जिस प्रकार से आज भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और आज़ादी के आंदोलन में भी थी। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट यहाँ क्रिएट की, उससे पहले नहीं होते थे और संगठन ने ये दायित्व मेरे को दिया। तो 2014 से निरंतर मैं चौथी बार इस पद पर हूँ। उसके बाद ये अधिवक्ता आप जो देख रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि हर अधिवक्ता पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है। 2 डिप्टी सॉलिसिटर जनरल भी हैं, यहाँ भी हैं, जोधपुर में भी हैं। रणथंभौर के मशहूर बाघिन T16 यानी मछली भले ही अब दुनिया में ना हो, लेकिन मछली का कुनबा विरासत को आगे बढ़ा रहा है। पिछले दिनों मछली की परनातिन T19 कृष्णा की नातिन और T84 एरोहेड की बेटी यानी कि बाघिन T184 रिद्धि ने शावकों को जन्म दिया था। वहीं आज रिद्धि की मां और मछली की नातिन T84 यानी एरोहेड भी 3 शावकों के साथ में नजर आई। करीब 9 वर्ष के एरोहेड का ये चौथा लीटर है। पहले लीटर से हुए शावक सर्वाइव नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरे लीटर से हुई मशहूर बाघिन रिद्धि और सिद्धि रणथंभौर की शान बन चुकी है। तीसरे लीटर ने भी सितंबर 2021 में 3 शावकों को जन्म दिया था और अब चौथी बार एरोहेड 3 शावकों के साथ नजर आई है। रणथंभौर में अब बाघों की संख्या 79 के स्तर पर पहुंच गई है और यहाँ 22 नर, 30 मादा और 27 सब अडल्ट शावक है। फील्ड डायरेक्टर पी कैथेवेल और डीसीएफ मोहित गुप्ता लगातार मॉनिटरिंग में जुटे हैं। मानसून के दौरान रणथंभौर के 5 को रूट बंद है, ऐसे में सर्विलांस और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। रिद्धि और उसके बाद में एरोहेड के शावक दिखने के बाद खुद डीसीएफ मोहित गुप्ता लगातार फील्ड में मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। रणथंभौर, रामगढ़, विषधारी और सरिस्का तीनों ही टाइगर रिजर्व में नए शावकों के जन्म से वन्य जीव प्रेमी उत्साहित है और तेजी से राजस्थान की बाघस्थान के तौर पर पहचान बन रही है। उससे देश दुनिया में बाघ संरक्षण को और भी बल मिला है। और रणथंभौर से एक देखिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बाघिन T84 एरोहेड ने 3 शावकों को जन्म दिया है। T19 कृष्णा की बेटी एरोहेड की उम्र लगभग 9 वर्ष है। एरोहेड ने चौथी बार शावकों को जन्म दिया है। एरोहेड के पिछले लीटर से रिद्धि और सिद्धि का जन्म हुआ था। ये वो मोहित गुप्ता ने बाघिन की मॉनिटरिंग को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट भी सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है
वन के नए मेहमान स्वागत करे राजस्थान। रणथंभौर से बाघिन के 3 नए शावकों का जन्म। सुखद समाचार प्राप्त हुआ है। खूबसूरत वीडियो हमारी बाघ व वन्यजीव संरक्षण की प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहा है। राजस्थान बाघ अभ्यारण्य टीम को हार्दिक बधाई और शाबाशी। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की सेंट्रल टीम ने राजधानी जयपुर में मिलावटी पनीर बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। शास्त्री नगर स्थित बेस्ड डेयरी के नाम से संचालित डेयरी पर नकली पनीर बनाने का धंधा चल रहा था, जहां एफएसओ देवेंद्र सिंह राणावत, लोकेश शर्मा, रोहित शर्मा और असीम दिन ने सूचना के आधार पर बेस्ड डेयरी पर छापा मारा। मौके पर आरोपी दूध में से क्रीम निकालने के बाद उसमें इजी शैम्पू, पाम ऑयल मिलाकर पनीर बनाते हुए मिले। टीम ने मौके से करीब 600 किलो पनीर की खेप को सैंपल लेकर नष्ट करवाया है और इस दौरान 22 डिब्बे पाम ऑयल भी बरामद किए गए हैं। हम ट्रेस कर रहे थे जब इस तरह की कोई रंजिश से नकली पनीर बनाया जा रहा है, तो आज सूचना के आधार पर हम यहाँ पे पहुँचे मौके पे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो इजी शैम्पू पड़ा है, पाम ऑयल कितने पड़े हैं, तो उनसे और कम फेट वाला दूध, इन सबको मिक्स करके पनीर तैयार किया जा रहा है, जो लगभग 600 किलो करीब यहाँ पर तैयार बना हुआ पड़ा है। जो विभिन्न रेस्टोरेंट के अंदर और ये पनीर डेयरी पे सेल तो भेजा जा रहा है आम जनता को, यहाँ से तैयार करके वहाँ भेजा जाता है। आज हमने मौके पे पनीर के सैंपल लिए हैं, पाम ऑयल को भी सैंपल लिया है, पाम ऑयल को सीज किया है, तो सारा पनीर अपन स्टोर कर रहे हैं। यहाँ रेकी कर रहे थे। यह जो परिसर है इसमें कहीं भी किसी प्रकार का बोर्ड नहीं है। सामने से जो गेट है वो बिल्कुल बंद रहता है, लेकिन ये गली में से हमें एक मौका देख के हम आए, तो यहाँ तेज़ी से पनीर बन रहा था, नकली पनीर बन रहा था, जिसमें काफ़ी कारीगर काम कर रहे थे। हमने मौके पर मालिक को बुलाया। मालिक आजम खान जी हैं इसके, वो आए, फिर उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई हमें कि वो कैसे बनता है, तो हम देख के चौंक गए। खबर बूंदी के नैनवा से है, जहां पाई गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। लाठी भाटा जंग में एक विवाहिता की मौत हो गई, वहीं युवा का मनीष मीणा का पैर फ्रैक्चर हो गया है। घटना के बाद में तनाव में हालात बन गए हैं। घायल मनीष मीणा को नैनवा उपजिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। वहीं मृतका संजू मीणा का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है। पीड़ित पक्ष ने जानकारी दी 3 महिलाओं सहित 18 के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मर्डर का प्रकरण दर्ज करवाया है। डीएसपी योगेश जाट ने बताया है कि पुलिस की 4 टीम अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। खबर जोधपुर से है, जहां राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने दुष्कर्म प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए 3 दिन में आयोग को विस्तृत रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए हैं। लोहावड़ क्षेत्र में छीला गांव में नाबालिग बालिका के साथ पिता द्वारा हुए दुष्कर्म की इस घटना की जानकारी उनको मिली। ऐसे में पीड़िता की पारिवारिक स्थिति का विवरण पुलिस अधीक्षक से लिया भी गया है। वेतन भत्तों की विसंगति, कैडर रिव्यू, पदनाम परिवर्तन, स्वतंत्र नर्सिंग निदेशालय की स्थापना समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर संघर्ष नर्सेस का एसएमएस अस्पताल के बाहर धरना 8वें दिन भी अब जारी रहा। राजस्थान नर्सेस संयुक्त संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पर आयोजित धरने में जयपुरी अस्पताल के नर्सेस शामिल हुए और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया है कि जयपुर में नर्सेस 18 जुलाई से लगातार ध्यान आकर्षण प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अभी तक 11 सूत्री मांगों पर निर्णायक कार्रवाई नहीं करने से आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। नर्सेस ने साफ कहा है कि यदि मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो वे हड़ताल जैसे कदम भी उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान संघर्ष समिति के बैनर तले आज 8वें दिन धरना जारी है, जिसमें जयपुरी चिकित्सालय की समस्त नर्सेज ने जयपुरी चिकित्सालय से धरना दे रही है। सरकार से हमारी 2 बार की वार्ता विफल हो चुकी है, जिसमें डायरेक्टर साहब नवल सुरेश नवल जी के द्वारा वार्ता हुई थी, उसमें कोई भी निर्णय नहीं निकल के आया, ना उसमें कोई नोट्स जारी किए गए। उसके उपरांत में संघर्ष समिति 10 तारीख को प्रांतीय आह्वान किया था। प्रांत से सारी नर्सेज के जो लीडर्स थे उनको बुला के और एक चरणबद्ध तरीके से धरना चालू किया गया है। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आज एसएमएस हॉस्पिटल के गेट नंबर 3 पर धरने को आज 8वां दिन है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी है।
अगर आवश्यकता पड़ी तो कार्य बहिष्कार भी किया जाएगा। और हमें सिंपैथी है कि भाई मरीज भी परेशान होते हैं कि नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर हम बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। इसलिए हमारा ध्यान सरकार को हमारी तरफ आकर्षित करने का है और हमारे 11 सूत्रीय मांगों को सुना जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। बरसात का सीजन शुरू होने के साथ ही मौसमी बीमारियों ने हर घर दस्तक देना शुरू कर दिया है। इन दिनों हर घर में आई फ्लू के मरीज बढ़ रहे हैं। जयपुर के एसएमएस सहित सभी अस्पतालों में रोजाना सैकड़ों की तादाद में आई फ्लू के मरीज पहुंच रहे हैं। आखिर क्या है फील्ड में आई फ्लू की स्थिति, अस्पतालों के हालात और कैसे किया जाए बचाव, इस बारे में एसएमएस अस्पताल के नेत्र योग विभाग के एचओडी डॉक्टर पंकज शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। बरसात का सीजन शुरू होने के साथ ही मौसमी बीमारियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है और इन मौसमी बीमारियों में इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत जो आम जन और हर घर में देखने को मिल रही है वो है आई फ्लू। आई फ्लू के जो कहर है वो इस वक्त राजधानी जयपुर समेत जयपुर के अधिकांश जो घर हैं उनमें देखने को मिल रहा है। मरीज हैं वो आईओपीडी में, जो एसएमएस की आईओपीडी, वहाँ की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी लोग आई फ्लू का शिकार होकर के यहाँ पहुँच रहे हैं और वो लोग अपना अपना जो इलाज कराने के लिए पहुँच रहे हैं। दिक्कतें ज़रूर हैं, दिक्कतें इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो आई फ्लू के एकदम से केस बढ़े हैं उसके चलते आईओपीडी जो है उस आईओपीडी में मरीजों की संख्या भी बढ़ी है और मरीजों की संख्या जो बढ़ी है उनमें तकरीबन बात करें रोजाना की तो 150 से 200 मरीज आई फ्लू के पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है आई डिपार्टमेंट के एचओडी पंकज शर्मा जी। डॉक्टर पंकज शर्मा, उनसे बात करते हैं। सर, इस वक्त क्या स्थिति है आई फ्लू को लेकर के, कितने केस सामने आ रहे हैं? और अगर दूसरे अस्पतालों की बात करें तो वहाँ तो 3/4 केस जो है, मतलब बात कीजिए कि 75% केस ओपीडी के अंदर, आईओपीडी के अंदर आई फ्लू का आ रहे हैं। क्यों ये केस एकदम से बढ़े हैं और साथ में क्या उपचार और साथ में बचाव जो है लोगों को करना चाहिए? सर देखिए, ऐसा है कि जब भी मानसून सीज़न आता है, जब बारिशों में ह्यूमिडिटी, नमी बढ़ती है, साथ में गर्मी भी आती है तो और गंदगी भी फैलती है, तो ये आई फ्लू के केस बढ़ जाते हैं क्योंकि गंदा पानी, नमी और ये सब इसको वायरस को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। और ये देखा गया है कि हर 2 या 3 साल में एक बार बहुत सीवियर आई फ्लू आता है। पिछले 2-3 साल में कोविड की वजह से सब आइसोलेटेड थे तो इतना नहीं फैला, अब बहुत ही विकराल रूप में इस बार आया है। और हमारे ओपीडी में बहुत हैवी ओपीडी होता है, वैसे भी 400 से 500 रोज मरीज आते हैं। इनमें 400 से 500 ओपीडी के जो केस है उनमें से आई फ्लू के केस कितने? आई फ्लू के उसमें से हर एक में से 3 मरीज का आई फ्लू हो रहा है। तो आप मान लीजिए करीब 150-200 मरीज आ रहे हैं जिनको केवल आई फ्लू है। ये तो बहुत छोटा आंकड़ा इसलिए भी है कि जिस घर में एक मरीज को आई फ्लू है तो घर में 50% से ज़्यादा लोगों को आई फ्लू होगा ही होगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, संक्रमण बहुत इसका हाई है, रेट बहुत हाई है इसकी इन्फेक्शन की। 2 चीज़ें, पहली बात तो ये है कि आई फ्लू जब होता है तो हम दवा देना शुरू कर देते हैं। आम जन के लिहाज से पूछ रहा हूँ इस बात को मैं कि क्या हर व्यक्ति को आके दिखाना चाहिए या जो दवा एक मरीज को शुरू कर दी वही दवा और मरीजों को शुरू करनी? हाँ, जनरली ये देखा गया है कि जो एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी नॉन डॉक्टर की सलाह से कोई भी आई या केमिस्ट से जाके आई का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। उसमें कई लोग स्टेरॉइड दे देते हैं जो कि एक दिन में आँख को सफ़ेद या ठीक ठाक कर देता है, लेकिन उससे फिर इन्फेक्शन रेट बहुत बढ़ जाती है, कॉर्निया की कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ एक भेदभाव है, बच्चों में और बड़ों में जो हम एंटीबायोटिक दवाई देते हैं वो थोड़ी सी फ़र्क है। यदि बच्चों में है तो हम अलग तरह की एंटीबायोटिक देते हैं, वो हम और बच्चों को दे सकते हैं, और बड़ों में अलग टाइप की एंटीबायोटिक होती है, वो हम बड़ों में दे सकते हैं। बिल्कुल, पंकज शर्मा थे, एचओडी हैं आई के, और उन्होंने बताया किस तरह के केस यहाँ बढ़ रहे हैं और साथ में इन केस से क्या एहतियात बरती जानी चाहिए। और साथ में उन्होंने आमजन से भी अपील करी है कि जो चिकित्सक राय दे रहे हैं, जो चिकित्सक कह रहे हैं उसको घर पर ही फॉलो किया जाए ताकि जो ये आई फ्लू का स्प्रेड बढ़ा हुआ है इसको कंट्रोल किया जा सके। अब उम्मीद यही है कि लोग भी इस बात को समझेंगे और समझने के साथ ही जो राय दी जा रही है उसको मानेंगे ताकि जो स्प्रेड है उसको रोका जा सके। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।